उसी के बाद हमेशा की तरह मैं डाल दूंगा। मैं जूम का व्हाइट बोर्ड ट्राई कर रहा हूं, अगर बाई चांस उस पर दिक्कत आती है देन विल मूव टू वन नोट। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उनमें कुछ क्वेश्चंस तो हमारी लास्ट क्लास के थे और कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी से रिलेटेड थे और कुछ क्वेश्चन रिलेटेड थे ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले से। तो मैं पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ क्योंकि वो रिलेटिवली थोड़े से पहले दिए थे हमने, तो एक बार देख लेते हैं उसको। तो बच्चों जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया था छोटा सा सॉल्व करने के लिए वो था ये वाला, दैट वाज सॉल्विंग द इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये तो मेरे ख्याल से सबका बन गया होगा, इसमें कुछ होगा नहीं। किसी को पूछना है तो पूछ लो, इसका आंसर बता दो मुझे क्या आया है। 0 and 5/3। 0 and 5/3 बिल्कुल ठीक है बेटा। किसी को अगर ये डिस्कस करवाना है, हमने लास्ट क्लास में करे थे ये, किसी को अगर ये डिस्कस करवाना है तो मुझसे डिस्कस करवा लो, वरना मैं इसको छोड़ दूंगा। पूछना है किसी को? बच्चों ये क्वेश्चन कोई चाहता है मैं डिस्कस करूं? बच्चों आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? कोई अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है और कुछ समझ नहीं आया और वो चाहता है कि मैं डिस्कस करूं तो बताओ मुझे, वरना ये बेसिक है क्योंकि हमने किया था लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन, तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि आप लोग कर लोगे इसको और मैं छोड़ दूंगा। बताओ क्या करना है। भाई लोग मैं वेट कर रहा हूँ, कोई बच्चा है ऐसा जिसको ये क्वेश्चन करवाना है डिस्कस? गोविंद, चेतना, राहुल, सनी, प्रगति, पल्लव, प्रियव्रत, जित्तू, प्रद्युम्न, रिद्धि सिद्धि। किसी बच्चे को बस ये वाला क्वेश्चन? हाँ बोलो। हो गया है। हो गया है? कोई ऐसा है जो चाहता है कि मैं करूं इसको डिस्कस? इसका आंसर सामने है बोर्ड पे, वरना मैं एज्यूम कर लूंगा सबका हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे जो दिया था हमने डिस्कशन के लिए वो भी लिख रहा हूँ मैं, उसका आंसर भी लिख रहा हूँ। किसी को अगर पूछना होगा तो वही पूछ लेना, नहीं तो आगे चलेंगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन था x प्लस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ जिन्होंने सोल्व किया है, अगर किसी का आया तो 0 बोलो। 0, 5/4, 5/2 and 15/4। एक मिनट, 0, 5/4, 5/2 एंड 15/4, बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ये वाला बताओ, करना है डिस्कस बच्चों? किसी का अगर नहीं आया ये आंसर्स तो फंडा सेम है, दोनों में x को ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की तरह रिप्रेजेंट कर दो, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को एज अ फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x निकाल लो जो हमको पता है। देन वी पुट द लिमिट्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, एंड देन अकॉर्डिंगली वी पुट द वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर जो जो हो सकता है और उसके हिसाब से x निकल जाएगा। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, मैं मानता हूं ऐसा कि दोनों हो गए होंगे सब बच्चों के। अगर किसी का भी इनमें से कोई नहीं हुआ है या कोई चाहता है मैं डिस्कस करूं तो बता दो मेरे को, मैं डिस्कस कर लूंगा एक बार। सर एक बार डिस्कस कर दीजिए। कौन सा, बाद वाला? सर कोई भी एक कर देंगे तो फिर दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देख लो, क्योंकि ये मैंने लास्ट क्लास में भी किया था। एक बार सेकंड वाला कर लेता हूँ, ये वाला थोड़ा सा इन्वॉल्विंग है पहले वाले कंपैरिजन में, ये वाला कर लेते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, स्टेप वही है, हमने इसको किया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से रिप्लेस किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख दिया हमने एक्स को, और उसमें ऐड हो जाएंगे जो हमको दिए हुए हैं विच इज 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लो, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लो एज ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अगर देखोगे तो यू विल गेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाएगा बच्चे, विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है फ्रैक्शनल पार्ट की लिमिट। तो अगर तू इसे ध्यान से देखेगा तो यहाँ पे तेरे पास क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है। एक तेरे पास पॉसिबल सॉल्यूशन है दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स कैन बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो यू नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अगर ये 0 होगा तो यू नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल आल्सो बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय 4।
जो कि हमारा इस वाले रिलेशन से आया हुआ है। तो यहाँ से मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स निकालता जाऊंगा हर बार, उससे मेरी वैल्यू आती जाएगी। तो इनको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो मेरा आंसर विल बी एक्स विल बी 0। तो 0 इज वन आंसर, तो वन आंसर विल बी 0। देन अनदर पॉसिबिलिटी विल बी देयर, क्योंकि हमको बेसिकली ये वाली इनइक्वालिटी मैनेज करनी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय 4 शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। तो उसके हिसाब से तो वैल्यू पुट करता जा। तो नाउ यू कैन से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो 1 होगा तभी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ जाएगा तेरा 1/4। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तेरा 1/4 आ जाएगा तो x कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड कर दे, x को ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट को, तो x विल बिकम 5/4। तो ये तेरा दूसरा आंसर आ जाएगा 5/4। बस इस तरीके से आंसर निकलते जाएंगे। ये दो आंसर आ गए, अब तीसरा आंसर निकाल लें। तो तीसरा आंसर आएगा तेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर x को 2 पुट करके, इसके बाद तू 2 पुट कर दे, उसके बाद 3 पुट कर दियो तो तेरा चौथा आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों आंसर निकल जाएंगे बच्चे, क्योंकि तेरे को बेसिकली, अच्छा इसमें 1 2 3 भी पुट कर सकते हैं, सॉरी 2 की जगह 2 पुट कर दे और उसके बाद 3 पुट कर दे। 4 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 4 पुट करते ही फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो दिस विल गिव आई गेस x एज 5/2 एंड दिस विल गिव x एज 15/4। तो ये बेटा स्टैंडर्ड अप्रोच है इन क्वेश्चंस की। हमने लास्ट क्लास में भी 2 क्वेश्चन किए थे ऐसे, और 2 क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिए थे तुम लोगों को। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड अप्रोच है, तो ये हो गए होंगे। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो एक बार, वरना यहाँ से आगे चलता हूँ। ठीक है बच्चे, आई एम एज्यूमिंग कि ये क्लियर होगा। बोलो, कुछ पूछना है किसी को इसमें? किसी को पूछना है कुछ? बच्चों थोड़ा सा इसको इंटरेक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि मुझको समझ में नहीं आएगा अगर आप बोलोगे नहीं। मैं क्या एज्यूम करूं कि अगर कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब सबको क्लियर है, ये एज्यूम कर लूं? अगर आप यस में से, सर। हाँ मैं यही यस सर। करूंगा फिर। ठीक है, अगर कोई भी एंगेज नहीं हो रहा है आप में से, कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि सबको क्लियर है। ठीक है, अगले पे जा रहा हूं मैं। और मैं थोड़ा वो कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग वन नोट, क्योंकि जूम को मुझे यूज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है दोबारा पेन के साथ। तो लेट मी यूज वन नोट। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं बेटा, आप जो मैं डिस्कस करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन दैट आई गेव यू, क्वेश्चन नंबर 3, विच वाज दिस। बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं। दिस क्वेश्चन वाज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x divided by fractional part of x minus 2 minus fractional part of x minus, sorry, greatest integer of x minus 2 divided by greatest integer of x is equal to 8 times fractional part of x plus 12 divided by greatest integer of x minus 2 and greatest integer। बच्चों ये बताओ, ये हुआ किसी का? अगर हुआ है तो आंसर बताओ कितना आया है? 4 and 11/2. 11/2. 4 and 11/2। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। जिनका भी ये क्वेश्चन हो गया है, वेरी गुड, इसका आंसर ये आएगा 4 and 11/2। वेरी नाइस। ये तो मेरे ख्याल से मुझे डिस्कस करना चाहिए, सब बच्चों का नहीं हुआ होगा, क्या बोलते हो? यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैं इस वाले को डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, और जहां भी फंसोगे मुझसे पूछ लेना। और स्टैंडर्ड अप्रोचेज हैं क्वेश्चंस की, ये लगेंगी क्वेश्चंस में। तो देखो एक काम करते हैं, हमको ये पता है कि जो भी एक्स होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो लेट्स टेक एक्स एज आई प्लस एफ। तो बेसिकली दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एंड दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो हम ऐसे बोलते हैं। तो अगर ऐसा है तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है उसको हम मान लेते हैं कोई इंटीजर, लेट्स से आई। तो नाउ लेट्स लुक एट दिस इक्वेशन। तो अच्छा ये बताओ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मैंने आई लिया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? I minus 2. आई माइनस 2, बिल्कुल ठीक बात हो गई। तो मैं ये आई और आई माइनस 2 यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो लेट्स पुट, तो मैंने पहले लिखा आई डिवाइडेड बाई आई माइनस 2 माइनस आई माइनस 2 डिवाइडेड बाई आई। किसी और बच्चे ने किसी और तरीके से किया होगा तो वो भी डिस्कस कर सकता है बाद में। ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसको मैं एफ लिख रहा हूँ बेसिकली, फ्रैक्शनल पार्ट की जगह, प्लस 12 डिवाइडेड बाई आई इंटू आई माइनस 2। ये बन गई मेरी इक्वेशन। ये तो सबको क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, सर, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट। हाँ बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को मैंने आई माना है, तो एक्स माइनस टू ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर में आई माइनस टू कर दिया। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन में अगर कोई भी इंटीजर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनफैक्ट जब लास्ट क्लास कराई थी तुमको ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी। मैंने कहा था x प्लस माइनस आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस आई। ये हमने किया था लास्ट क्लास में, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है।
किसी भी नंबर के साथ अगर तुम इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर निकल जाएगा वो इंटीजर, विच इज ऑब्वियस, कॉमन सेंस से सोचो 7.3 का 7 होता है तो 7.3 प्लस 2 कर दोगे 9.3 का तो 9 हो जाएगा, विच इज 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2। तो ये बिल्कुल ठीक है जो तुमने बोला, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहां से आगे चलते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा आई इंटू आई माइनस टू, ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस आई माइनस टू का होल स्क्वायर, विच इज आई माइनस टू का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 8f+12 डिवाइडेड बाई आई इंटू आई माइनस टू। ये बन गया पहला स्टेप इसका। अब इसमें कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, जैसे दोनों तरफ आई और आई माइनस टू है, ठीक है, दोनों तरफ हमारा आई और आई माइनस टू है। तो अगर मैं इस आई और आई माइनस टू को कैंसिल कर दूं तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन कैंसिल करते हुए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सपोज करो मैं इसको लिखता हूं कि आई स्क्वायर माइनस आई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8f+12, ठीक है, मैंने ये लिख दिया तो कैंसिल कर दिया। अब इसमें जो आई है वो ना जीरो हो सकता है, ध्यान रखिएगा आंसर में, अगर आंसर आता है जीरो, और आई टू भी नहीं हो सकता आपका, ये ध्यान रखिएगा, आई टू नहीं हो सकता और आई जीरो नहीं हो सकता। अब इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, देखिए आई क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो अगर आई टू नहीं हो सकता इसका मतलब जो एक्स है वो एक्स जो है वो 2 से 3 नहीं हो सकता, एक्स 2 से 3 नहीं होगा और एक्स आपका 0 से 1 नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा फाइनल आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज जो मैंने ब्रैकेट में मैं सर्कल कर रहा हूं इस समय, क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें। एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 to 1 एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 to 3, ये नहीं आएगा आंसर में, अगर बाई चांस आता है तो इसको हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी मैं कैंसिल कर सकता हूं। सर नेगेटिव आएगा तो क्या आई नेगेटिव का आएगा? value- क्या सर नेगेटिव आई का आएगा? सर आई का अगर हमने कैंसिल आउट कर दिया तो वो नेगेटिव ही तो हो सकता है, आई का वैल्यू, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू नेगेटिव जो अरे वैल्यू बच्चे बच्चे रुक जा, ये इनइक्वलिटी नहीं है बेटा, इक्वलिटी है, अगर नेगेटिव आ भी गया तो सॉरी कैंसिल सर, कर दे, क्या प्रॉब्लम है? यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये क्लियर होगा मेरे ख्याल से, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इस समय, ये सबको फंडा होगा इसका, ये दिख रहा होगा कि ऐसा होगा, होने वाला है जो लिखा हुआ है हमने। चलूं आगे? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अगर मैं यहां से आगे बढ़ूं, इस वाली क्वेश्चन को खोल रहा हूं मैं, आई स्क्वायर माइनस आई माइनस टू स्क्वायर को, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं एक मिनट। तो ये बन जाएगा बच्चों आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस 4 - 4i इज इक्वल टू 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 12। देखो फंडा वही है, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जहां फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ये सब आ रहे हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम फ्रैक्शनल पार्ट को किसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर के टर्म्स में निकाल दें, क्योंकि हमको फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज पता होती है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यूज देख सकते हैं, कौन कौन सी वैलिड है, वहां से आंसर निकल जाएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करो, तो दिस विल बिकम 4i, तो दिस विल बिकम 4i, एक मिनट, हाँ, 4i माइनस 4 इज इक्वल टू 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 12, ये बन जाएगा बच्चों। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू द वैल्यू, दिस मींस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 4i minus 16 divided by 8, which means fractional part of x is equal to I by 2 minus 2। ये बन गया भाई, I by 2 minus 2, ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू, विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे यहां तक बता दो कि यहां तक सबको क्लियर है, अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चलूंगा। यस बस अब ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप इसको जरा ध्यान से देखो, तो आप देखोगे कि आई जो है इंटीजर, उसको उसकी आपको ऐसी वैल्यूज डालनी है सच दैट फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 से 1 के बीच में रहे। तो आप देखेंगे आई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 हो जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा। आई की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती, आई की वैल्यू शुरू होगी, आई की वैल्यू 2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आई की वैल्यू 2 डालेंगे तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट, विच इज नॉट पॉसिबल। आई की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती। आई की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, इसको जो सेटिस्फाई करेगी, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 4। 4, बिल्कुल सही। तो आई की सबसे पहली वैल्यू आएगी बेटा 4, तो आई इज इक्वल टू 4। द मोमेंट यू से आई इज इक्वल टू 4, दैट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 4 बोला आपने, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 4 हुआ, तो आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आ गया आपका सीधा 0, 4/2 - 2 0, तो आपका एक्स आ गया यहां से निकल के 0 + 4 विच इज 4। तो पहला आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 4।
और क्योंकि 4 2 से 3 के बीच में भी नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे भी नहीं है, तो 4 वैलिड आंसर है। दूसरी वैल्यू जो आप डाल सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की, आई की, दैट कैन बी 5। अगर 5 डालेंगे तब भी ये वैलिड हो जाएगा। 5 डालेंगे तो उस केस में आपका फ्रैक्शनल पार्ट बनेगा हाफ, तो आपका एक्स बन जाएगा 5 प्लस हाफ विच इज 11/2। ये है आपका दूसरा आंसर। तो ये आपके दो आंसर है इस क्वेश्चन के, और दोनों के दोनों आंसर वैलिड है क्योंकि वो इस वाली रेंज में नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे एक्स नहीं होना चाहिए था। तो ये है बच्चों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और मेरा ये मानना है कि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे जैसे मैंने किया है तो ये मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आपको बेसिक फंड लो, और किसी भी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे एक बार पूछो। मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे 1 मिनट के लिए। सर बोलो बेटा। सर x माइनस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर होल स्क्वायर में है तो उसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर ही ओपन कर सकते हैं। x-2 का हो, हाँ कर सकते हैं। तुम मेरे ख्याल से ये बोल रही हो, तुम ये बोल रही हो जो मैं लिख रहा हूँ अभी, 1 मिनट, तुम ये बोल रही हो कि अगर तुम्हारा ये है x-2 का होल स्क्वायर ये है, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बच्चे यही पूछ रही हो मेरे ख्याल से। अगर ये पूछ रही हो तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत सर नहीं उसके है। हाँ बाद लिख सकते हो, कोई साइन दिक्कत नहीं साइन बेटा, से अलग हो सकते हैं, तो अलग अलग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते बच्चे हैं। अलग अलग कर सकते हैं अगर x इंटीजर हो। अगर x इंटीजर होगा तो इनको तुम अलग अलग कर सकते हो, लेकिन x अगर इंटीजर नहीं होगा तो दिस कैन बी रिटर्न मैक्सिमम एज लाइक दिस, x² माइनस 4x को अलग कर दो। अगर x इंटीजर नहीं है प्लस ये लिख सकते हो अगर x इंटीजर नहीं है। और अगर x इंटीजर है तो हाँ सारे अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? यस ठीक है, यस ठीक है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो पूछो एक बार, वरना आगे चलता हूं मैं अगले पे। सर वो जो लास्ट स्टेप में फोर फोर ही क्यों होगा वो एक बार फिर से समझा दीजिए। देख तो ये फिर देख तू, तो ये देख कि तेरा फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ रहा है। तेरा जो फ्रैक्शनल पार्ट है बच्चे, ये फ्रैक्शनल पार्ट तेरा आ रहा है i-2/2। तो तेरे को i/2 -2 इस नंबर को ऐसा करना है कि ये नंबर तेरा 1 और 0 के बीच में हो बेसिकली। तो तेरे को i की वैल्यू डालनी है सच दैट दिस नंबर आर बिटवीन 1 एंड 0। तू देख ध्यान से कि i की कौन सी वैल्यू पे शुरू होगा। जब तू i4 डालेगा तो ये हो जाएगा 4/2 -2, इसका मतलब 0। तो 0 जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 आ रहा है क्योंकि 0 पे इक्वलिटी लगी यहाँ पे। अब ये है क्या? ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो गया? 0। और i कितना डाला था? 4। तो i तूने डाला है 4 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आ गई तेरी 0। तो x कितना हो गया? दोनों का सम। तो x इज इक्वल टू 4 + 0 विच इज इक्वल टू 4। ये लिख रहा हूं बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को मैं मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का कहूंगा बच्चों। ये मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्वेश्चन कहलाएगा। इसके पहले जो हमने दोनों देखे हैं वो इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी है। अब जो बाकी आएंगे वो डिसेंट क्वेश्चंस हैं, दे कैन बी टर्म्ड एज टफ क्वेश्चंस। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं अगले पे। क्या बेटा? कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, चलूं अगले पे चलूं? यस सर। ठीक है बेटा, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। अगला जो था ये देखो किसी का हुआ है क्या, ये थोड़ा मुश्किल कहलाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था बच्चों ये वाला, वी हैड टू सॉल्व फॉर x दिस इक्वेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x। इनफैक्ट मैं चाहूंगा जिन भी बच्चों ने ये नहीं करा है वो मुझसे हिंट लेके इसको दोबारा अगर ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मजेदार है ये। पहले मुझे ये बता दो किसी बच्चे का हुआ है ये क्वेश्चन, आंसर आया है कुछ? 1/2 7/6 और 11/6। 1 मिनट, मेरे ख्याल से सही कह रहे हो। 1/2 7/6 11/6। बच्चे किसने क्या क्या नाम है आपका जिन्होंने आंसर दिया है अभी? गोविंद। गोविंद। गोविंद आपने खुद किया है ये? यस सर। बेटा बहुत बढ़िया, अगर आपने खुद किया है तो बहुत सही निकाला आपने आंसर। गोविंद के अलावा किसी और बच्चे का आंसर आया है इसका? इसका आंसर लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे। तो मेरा बस 1/2 ही आ रहा है सर। आपका 1/2 आ रहा है, ठीक है। इसके 3 आंसर है बच्चों, 1/2 7/6 और 11/6। बिल्कुल सही आंसर निकाला है। अब मुझे ये बताओ कि मैं हिंट दे दूं, आप लोग दोबारा ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व कर दूं? बोलो। देखो कुछ बच्चों को हो सकता है ये क्लासेस टफ लग रही हो, तो बच्चे एक तो ये ऑनलाइन है, दूसरी चीज ये है कि ये आईआईटी की क्लासेस है, तो थोड़ा सा तो हमको लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप लोग एक काम करो, आपको जो भी ये मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू, इन सबको आप अपने लेवल पे अपनी किताबों से पढ़ते रहो। तो मेरा जितना समझ में आ रहा है, जो कुछ मैं करा रहा हूँ, जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए कोशिश करो, और जब हम लोग मिलेंगे तब फिजिकली हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे दोबारा। अब मुझे ये बताओ, ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस वाले क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करूं या आप लोग इसको ट्राई करना चाहेंगे, सिर्फ हिंट दूं? बताओ पहले ये बात।
सर हिंट दे दीजिए। हिंट दे देता हूँ। देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये है 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 3 टाइम्स 2x इज इक्वल टू 1। तो बच्चे इसमें ना केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x है। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x जो है, इसकी क्या वैल्यू होगी ये डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे। तो इसमें दो केस बनेंगे। इसमें पहले बनेगा केस 1, जिन्होंने भी ट्राई किया उन्होंने ऐसे ट्राई किया होगा, नहीं ट्राई किया जिन बच्चों ने वो ऐसे ट्राई कर सकते हैं। केस 1 बनेगा जब आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट है, सबसे पहले आप मान लीजिए कि x को मान लेते हैं लेट्स से i प्लस f। अब क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x है, तो इसलिए ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वाला f जो है, ये डिपेंड करेगा कि ये जो f जो है 0 से 1 हाफ के बीच में है कि हाफ से 1 के बीच में है। समझ रहे हो ये चीज? क्योंकि अगर मैं बोलता हूं कि मैं f को लेता हूं, पहले एक केस लेता हूं 0 से हाफ, तो उस केस में क्या हो जाएगी इक्वेशन? उस केस में इक्वेशन हो जाएगी x कितना है, x प्लस आई, तो ये हो जाएगा 2x, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2i प्लस 2f इज इक्वल टू 1। ये बनेगा पहला केस। ये तो दिख रहा होगा सबको। अब इसमें आप लोग खुद सोचो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। पहले ये बताओ मुझे, इसकी वैल्यू कितनी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2i प्लस 2f की? बोलो। टू आई प्लस वन। सॉरी भाई, ये है केस 1 लिया है मैंने, f 0 से हाफ है। केस 1 लिया है 0 से हाफ है f, एक केस 2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये केस इसलिए लेने पड़ रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x है बच्चों। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है x का, वो 0 से हाफ है कि हाफ से 1 है। क्योंकि अगर वो हाफ से 1 होगा तो गेम चेंज हो जाएगा, अगर वो 0 से हाफ होगा तो गेम चेंज हो जाएगा। ये बनेंगे दो केस। तो पहले वाला केस देखो, पहले वाले केस में मैंने लिया है फ्रैक्शनल पार्ट 0 से हाफ। अब बताओ मुझे 2i प्लस 2f की वैल्यू कितनी होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की? बोलो। बच्चों इसकी वैल्यू बताओ ना, क्या कर रहे हो? 2i प्लस 2f की, अगर f 0 से हाफ है। नहीं समझ में आ रहा सर। नहीं समझ में आ रहा। 2i। 2i बिल्कुल सही, जिसने 2i बोला बिल्कुल सही। जिनको समझ नहीं आ रहा है वो समझने की कोशिश करो बच्चों। देखो, मैंने x एक नंबर लिया है इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। मैंने इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को उठा के इस इक्वेशन में डाल दिया जो मेरे को दी हुई है लाल वाली। इसमें डालने के लिए मैंने दो केस बनाए। एक केस बनाया मैंने जब फ्रैक्शनल पार्ट 0 से हाफ है, और एक केस बनाया जब फ्रैक्शनल पार्ट हाफ से 1 है। क्यों बनाया मैंने ऐसे? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x दिया हुआ है बेटा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का मतलब क्या हुआ? सपोज कर तेरा x होता 5.2, तो 2x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा 10.4। तो 10.4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और अगर x तेरा होता 5.6, तो क्या करता तू? तो 2x कितना हो जाता? 2x हो जाता तेरा 11.2। 11.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाता? 11.2 का फ्रैक्शनल पार्ट होता तेरा 0.2। तो 2x का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, ये x के अंदर कितना फ्रैक्शनल पार्ट है इस पर डिपेंड करेगा। अगर x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से हाफ है तो अलग केस बनेगा, और अगर x का फ्रैक्शनल पार्ट f हाफ से 1 है तो अलग केस बनेगा। इसलिए मैंने दो केस बनाए हैं। सबसे पहले ये बताओ, ये क्लियर है जो मैंने बोला अभी? सर वैल्यू चेंज करेंगे ठीक है, पर क्यों ऐसे बाइफरकेट कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे बाइफरकेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x निकालना है। यहाँ पे तेरे को ये निकालना है, इसलिए बाइफरकेट करना जरूरी है। क्योंकि ये करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि x के अंदर कितना फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर तेरा x के अंदर का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 से ज्यादा है तो उसको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, और अगर वो 0.5 से कम है तो वो अलग तरीके से डील होगा। तो खुद सोच कि अगर मैं इसकी जगह ये दे देता तेरे को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4x, तब तू क्या करता? खुद सोच के बता। तब तेरे को चार केस लेने पड़ते। एक केस लेना पड़ता x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 से लेके 1.1/4 तक। एक केस लेना पड़ता फ्रैक्शनल पार्ट 1/4 से लेके 2/4 तक। एक केस लेना पड़ता फ्रैक्शनल पार्ट 3/4 से लेके 2/4 से लेके 3/4 तक। और एक केस लेना पड़ता तेरे को फ्रैक्शनल पार्ट 3/4 से लेके 1 तक। ये आ रही है तेरे को समझ में चीज? यस सर, जैसे ये सब समझ में आ रही है। आ रही है समझ में? सब थोड़ा दिमाग पीरियड लगाना अपने आप। तो मैंने सब क्या किया? पीरियड हाँ, सब अगर पीरियड वाइज। पीरियड वाइज नहीं, मतलब तू ये सोच कि अगर मेरे पास 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। बच्चा अगर तुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो तेरे को ये पता होना जरूरी है कि जो एक्स है उसके अंदर क्या फ्रैक्शनल पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक्स अगर तेरा होता है 1.1, तो 3 इंटू 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा? 0.3। अगर एक्स होता है तेरा 1.4, तो 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ और आएगा, ये 4.2 बनेगा, ये बनेगा तेरा 4.2। तो 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट अलग तरीके से निकलेगा। तो इसलिए ये जो अगर 3x है तो x के अंदर कितना फ्रैक्शनल पार्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा।
इसलिए अगर 2x है तो x के अंदर कितना फ्रैक्शनल पार्ट है ये इंपॉर्टेंट आता है। तो वो फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 से हाफ होगा तो अलग तरीके से डील होगा, और हाफ से 1 होगा तो अलग तरीके से डील होगा। सिमिलरली अगर ये होता तेरे पास 3 फ्रैक्शनल पार्ट x, तो तू क्या करता, तू कहता कि सर मैं ये देखूंगा कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है मेरा 0 से 1/3 है, या 1/3 से 2/3 है, या 2/3 से 1 है। इस तरीके से 3 केस बनते हैं इस केस में। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये बच्चों थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, अच्छा खासा क्वेश्चन नहीं है। तो मुझे बताओ अगर तुम लोगों को ये केस 1 और केस 2 जो मैंने बाइफरकेट किया है, अगर ये क्लियर हो रहा है तो मैं आगे बढ़ूं, वरना फिर और समझाऊं इस चीज को मैं कैसे करूं बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो स्टार्टिंग इक्वेशन है सर, वहाँ हाँ पे सर को अगर टी से रिप्लेस करते हैं तो सर कोफिशिएंट 1 हो जाएगा सर। जब कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तो सर इजीली सोल्व कर लेंगे, टी का वैल्यू निकाल लेंगे सर। और जब बेटा टी का वैल्यू नहीं, उसमें उसमें भी तुमको यही करना पड़ेगा बाद में, क्योंकि अगर तुम 2x को t भी ले लेते हो और t को लेके सोल्व करते हो तो बाद में t के अंदर तुम्हें देखना पड़ेगा कि t के अंदर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना बन रहा है, क्योंकि तुमको अल्टीमेटली x चाहिए ना, t नहीं निकालना है। बाद में करना वही पड़ेगा तुमको, जो यहाँ पे मैं शुरू में कर रहा हूँ वो तुम्हें बाद में करना पड़ेगा। सीधा नहीं होगा, तुम सीधा ये नहीं कह सकते कि 2x इक्वल टू t है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t लेके आगे बढ़ जाओ। तो तुम्हें t कितना है इस पर ये डिपेंड करेगा ना, t का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि x का फ्रैक्शनल पार्ट कितना था। समझो क्या करना चाह रहा हूं मैं, नहीं है क्लियर? और अगर किसी बच्चे ने इस तरीके से किया है कि 2x इक्वल टू टी ले लिया और फिर सोल्व कर लिया और उसका आंसर अगर आ गया पूरा तो ठीक है, उसको ये चीज बाद में करनी पड़ेगी जो मैं शुरू में कर रहा हूं, बस इतना अंतर है। बताओ अगर क्लियर है तुम लोगों को जो मैं बोल रहा हूं तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर इसको बाद में डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन को फिजिकली डिस्कस करूंगा जैसे भी करूंगा। बताओ क्या करना है। सर क्लियर है। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा हुआ है इस समय बोर्ड पे जो आपके सामने है, क्या ये सब बच्चों को क्लियर है? यहां से आगे बढ़ूं मैं? यस सर। बस अब आप सोचना शुरू करो धीरे धीरे कि कैसे कैसे होगा। सबसे पहले मुझे बताओ कि क्या होगा, इस 2i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा जब f तुम्हारा 0 से हाफ है? बताओ कितना होगा। बोलो 2i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा अगर f 0 से हाफ है? सर 2f। 2i, बहुत बढ़िया। जिनको 2i दिख रहा है बिल्कुल सही है, 2i होगा ये। क्यों होगा 2i? क्योंकि 2f जो है वो 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, सीधी बात है। क्योंकि मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि 2i प्लस 2f विल बी इक्वल टू 2i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f। ऐसे तो लिख सकता हूं, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंटीजर वाला पार्ट अलग हो जाता है। और अगर ऐसा करोगे तो f जो है हमारा वो 0 से हाफ है ये वाला, तो ये जो है 2f ये 0 से 1 हो जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो ये 2i हो जाएगा। ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है बच्चों, तो ये मैं पहला स्टेप हो गया इस क्वेश्चन का, ये वाला जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इस समय। अब आगे बढ़ो, मैं सिर्फ केस 1 कर रहा हूं, अभी केस 2 आप लोग कर लेना, केस 1 सोल्व कर रहा हूं। ये 2i हो गया माइनस, ये बताओ कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2i प्लस 2f कितना होगा, अब ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट 2f ऑफ 2i प्लस 2f वेयर, पूरा देख लो, वेयर f इज बिटवीन 0 एंड 1 कितना होगा बताओ। 2i प्लस 1। कितना, दोबारा बोलो। 2i प्लस 1। बेटा क्या कर रहा है, सोच ना, फ्रैक्शनल पार्ट है यार, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है भाई। 2i प्लस 1 कैसे बोल दिया तुमने फ्रैक्शनल पार्ट? 2f तो इसमें भी दो पार्ट होना चाहिए ना, 0 से नहीं 1 नहीं, तो इसमें अरे क्या बात कर रहे हो, इसमें 2 पार्ट कैसे होगा? इसमें जो इंटीजर वाला पार्ट है, एक बार बता, एक बार बता, ये देख क्या लिख रहा हूं, 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 0.3 कितना होगा इसका फ्रैक्शनल पार्ट, बताइए जरा। 0.6। 0.6, क्योंकि इंटीजर का थोड़ी होता है फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसका Yes, फ्रैक्शनल पार्ट sir, कितना होगा? तो कितना होगा बता मुझे, 2i प्लस 2f का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, पूरा बता आंसर कितना आएगा ये बता। 2f। 2f बिल्कुल सही, कॉन्फिडेंस से बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, 2f आएगा। बोलो बाकी सारे बच्चे 2f क्लियर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मैं करता हूं, क्योंकि देखो 2f की वैल्यू कितनी होगी अगर f तुम्हारा 0 से हाफ है, f 0 से हाफ है बेटा, तो 2f कितना हो गया 1 से 0, और अगर 2f 1 से 0 है तो उसकी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2f ही हो जाएगी। क्लियर है ये चीज यस। यस। बच्चों? अपने सारे बेसिक फंडे रिवाइज कर लो, मैं इसीलिए इतना जोर देता हूँ इन बेसिक्स पे, क्योंकि थोड़ा गहरा है मामला आईआईटी मैथ्स का। और ये बेसिक जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ, अगर ये बेसिक क्लासेस बच्चों को क्लियर हो जाएंगी तो मेरी बात मानो, आईआईटी का पेपर 25% तो वैसे अटेम्प्ट कर लोगे सिर्फ बेसिक्स करके, फंडे क्लियर होने चाहिए बस। तो जिन भी बच्चों को दिक्कत हो रही है उन इन लेक्चर्स को देखो, बार बार देखो, पॉज करके देखो, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। कोई चीज नहीं समझ में आती है मुझसे पूछो,
तो मैं इसका स्टेप लिख रहा हूं अगला। किसी को अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो बच्चे पूछ लो मुझसे दोबारा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये बन जाएगा बेटा -3 इंटू 2f, ये बन जाएगा, क्योंकि 2i प्लस 2f का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 2f अगर f 0 से हाफ है। बोलो दोबारा बताऊं ये चीज या चलूं आगे? क्लियर सर। ठीक है, बस अब वही कर लो जो पहले करते थे। क्या करते थे? फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। तो यहां से वी कैन से f इज इक्वल टू 2i माइनस 1 बाई 6 एंड वी नो दैट f इज बिटवीन 0 एंड 1। ये बन जाएगा। तो i की कौन सी वैलिड वैल्यू हो सकती है? i की वैल्यू वेरी वैल्यू यहां से हो सकती है i इज इक्वल टू 1। जैसे ही i 1 होगा आपका f हो जाएगा 1 बाई 6, i 1 होगा और f हो जाएगा 1 बाई 6, तो आपका जो x आ जाएगा वो आ जाएगा 7 बाई 6। दैट इज वन सॉल्यूशन जो यहां से आएगा आपका। ये हुआ आपका एक सॉल्यूशन यहां से। इसके अलावा और कोई भी वैल्यू आई की यहां पे इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। आई की कोई और वैल्यू डाल के देखो, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सिर्फ आई की एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इसलिए केस 1 में सिर्फ एक ही आंसर आएगा 7 बाई 6। उसके बाद आप सोल्व करेंगे केस 2। अब मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि केस 2 आप लोग देख लीजिए कैसे करना है। अगर आप कहते हैं कि सर आप ही सोल्व कर दो, आपने यहां तक कर दिया तो आगे भी कर दो, समझ में आ जाएगा, तो मैं अभी कर देता हूं सोल्व। और अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर हम लोग एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं अपने आप, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं अगली क्लास में आपको आंसर बता दूंगा कहोगे तो। जैसे करना है, जैसे करवाना है वैसे करवा लो भाई। बताओ केस 2 का क्या करूं? और किसी को केस 1 से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2i प्लस 2f लिखा है उसमें अगर हम लोगों ने 2i को सेपरेट कर लिया और 2f सिर्फ बचा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 आएगा। तो वो तो हम लोगों ने नहीं 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 लिखा नहीं है। नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, एक सेकंड रुक जा। देख, हम जो केस ले रहे हैं उसमें हमने केस लिया है बच्चे f इज 0 टू हाफ, ये पहला केस लिया है मैंने, ठीक है। इसके बाद मैं ले रहा हूँ 2i प्लस 2f का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ले रहा हूँ मैं, जो कि हो जाएगा, तूने बिल्कुल सही कहा, ये हो जाएगा 2i प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2f। अब तू मुझे ये बता, ये जो तेरा f है ये 0 से हाफ है। जब तेरा f 0 से हाफ है तो तेरा 2f कितना होगा? 0 से 1 होगा। यस सर। और अगर तेरा 2f 0 से 1 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 0 होगा। यस सर। बस हो गया, क्लियर है? ठीक है, अब बताओ बाकी बच्चों क्या करूं? केस 2 को सॉल्व करूं या अपने आप कर लोगे? करोगे, ट्राई करोगे मतलब? और केस 1 भी पूछ लो, किसी को डाउट है तो कुछ पूछो, बोलो। भाई थोड़ी मदद कर दो यार, तुम लोग नहीं बोलोगे तो मैं कैसे करूंगा यार? मेरे सामने सिर्फ ये कंप्यूटर का स्क्रीन है जिसमें मैं लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है मेरे आसपास। तुम बताओ मेरे को क्या करना है, उस हिसाब से मैं करूंगा भाई। यहाँ दिख नहीं रहे, खुद से पता ट्राई नहीं चल करना रहा। खुद से ट्राई ट्राई कर करोगे? लेंगे। खुद से ट्राई Yes, करोगे, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। मैं अगली क्लास में इसको दोबारा डिस्कस कर लूंगा अगर तुम लोग चाहोगे। एक दो बच्चों का हो चुका है विच इज वेरी गुड, बाकी बच्चे ट्राई करें अपने आप। ये क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी में आएगा, मतलब मैं इसको एडवांस लेवल क्वेश्चन के लेवल पर रखूंगा। तो दिस इज ए गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। और केस 1 जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, जहां से 7 बाई 6 का आंसर निकला है, इसमें अगर किसी को और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कुछ डिस्कस करना है, तो आप लोग मुझसे इस समय चर्चा कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार। ठीक है बच्चों, प्रेटी गुड कि आप लोगों ने ये वो दिखाया एटीट्यूड की, हम लोग ट्राई करेंगे। यही एटीट्यूड होना चाहिए, सीधा आंसर मत लिया करो, ट्राई किया करो चीजों को। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर अगले पे जा रहा हूँ मैं। बोलो बेटा। सर ऊपर जब हम लोगों ने केस 1 लिखा था तो f 0 से हाफ के बीच में लिया था, हाँ, और नीचे सॉल्व करने के बाद हम लोगों ने उसे 0 से 1 से इक्वेट करा, 0 और 1 से। 0 से 1 से इक्वेट किया, 0 से 1 से इक्वेट किया, बिल्कुल सही है बच्चे। f 0 से 1 होगा, लेकिन हाँ ठीक है, तेरी बात सही है, बिल्कुल सही है। ये वाला केस f 0 से 1 नहीं आएगा, ये वाला केस f 0 से हाफ आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग, बिल्कुल सही है तेरा, बिल्कुल सही किया तूने ये चीज। आंसर पे फर्क नहीं पड़ रहा इस वाले से, लेकिन बिल्कुल सही है, 0 से हाफ ही लेना पड़ेगा क्योंकि 0 से हाफ का केस है। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है इसमें? अभी डिस्कस करना है कुछ? चलो अगले पे जा रहा हूं। ये याद रखना क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अगली क्लास में जिन भी बच्चों का ना आया हो या ना हुआ हो मुझसे पूछ लें। कहोगे तो मैं आंसर भेज दूंगा ग्रुप में, खींच के फोटो खींच के भेज दूंगा इसके सोल्यूशन की। ये तीनों आंसर आएंगे, निकाल लेना एक बार सारे बच्चे। नेक्स्ट बच्चों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था मुझे ये भी काफी अच्छा लगा। ये ना एक क्वेश्चन, एक बच्चे का डाउट था, उसने मुझसे पूछा था ये क्वेश्चन किसी दिन क्लास में, तो मैंने अटेम्प्ट किया, मेरा सोल्व हो गया, तो फिर मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको असाइनमेंट की तरह बच्चों के क्वेश्चंस में देना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन ये था कि अगर ये तीनों नंबर जीपी में है, इफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आर इन जीपी, देन x इज इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन था।
क्या आंसर है, किसी का आया हो तो? √5 + 1/2। √5। जीरो है सर एक। हाँ बोलो बोलो, एक ने तो बोल दिया आंसर, दूसरा क्या बोल रहा है? एक बच्चे ने दिया आंसर √5 + 1/2। कोई और बच्चा भी कुछ बोल रहा था, बोलो क्या बोल रहे हो बेटा? सर जीरो भी आ रहा है सर। जीरो भी आ रहा है बेटा, जीरो आएगा लेकिन जीरो आंसर होगा नहीं। जीरो होगा नहीं। जीरो क्यों नहीं होगा? जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एबीसी अगर जीपी में है तो एबीसी में से कोई भी नंबर जीरो नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। एबीसी हैज टू यस बी सर नॉन यस। जीरो अगर वो जीपी में है। जीपी में कोई भी नंबर जीरो में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि B² = AC होता है। इसका मतलब B/A = C/B। तो एबीसी में से कोई भी नंबर अगर जीरो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए किसी भी जीपी में कोई भी नंबर जीरो नहीं हो सकता है। जीपी में कोई भी नंबर जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं होता है, इसलिए अगर आंसर जीरो आ रहा है तो उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। आंसर है √5 + 1/2। जिस भी बच्चे ने किया है अपने आप, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर आया तो। और बाकियों का नहीं हुआ है तो वो देख ले क्वेश्चन कैसे होगा। कर दूं इस वाले को? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगेन वी विल टेक द स्टैंडर्ड अप्रोच। वी विल से x = let's say I + f, where I is the integral part and f is the fractional part. We know that fractional part is between 0 and 1. Then we say that x, these are in GP, so that basically means B² = AC. B² = AC. So now I will put the values of I and f in terms of I and f. So I will say I² = I + f into f. ये बन जाएगी इक्वेशन। सो यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो पहले मुझसे एक बार। ठीक है, तो वी मेक दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच बिकम्स f² + if minus I² = 0. So this is a quadratic equation in f for which we can say f will be equal to -I plus minus √ of I² minus 4I² plus 4I² by 2. So this gives me f is equal to -I plus 5I minus I plus √5I. So basically this will give me the value of f as f will come out to be -1 plus √5 -1 plus √5 by 2, इनफैक्ट -1 प्लस माइनस √5 by 2 into I। ये आएगा आपका बच्चों f की वैल्यू। ये तो क्लियर होगा सबको, f की ये जो वैल्यू निकली है। ठीक है, यस सर। तो यस यहां सर। से दो पॉसिबिलिटी इमर्ज करती है। पहली पॉसिबिलिटी इमर्ज करती है दैट आई एफ इज इक्वल टू -1 माइनस √5 by 2I। ये पहली पॉसिबिलिटी इमर्ज करती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी इमर्ज करती है f इज इक्वल टू -1 प्लस √5 by 2I। ये दो वैल्यू आ गई बच्चों। अब इन केसेस में हमको ये पता है कि जो f है उसको 0 से 1 के बीच में होना है, ये हमारी मास्टर कंडीशन रहती है हमेशा। तो इस केस में कोई भी आई सेटिस्फाई नहीं करेगा। आई को कुछ भी डाल के देख लो आप, आई को कुछ भी डाल के देख लो, इनफैक्ट जीरो होगा बस। अगर आप आई को जीरो डालते हैं तो एफ जीरो आ जाएगा, लेकिन जीरो आंसर हो नहीं सकता, हम जानते हैं। तो आई इक्वल टू जीरो के अलावा इसके अंदर कोई भी नंबर ऐसा नहीं डाल सकते आप जो इसको 0 से 1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो नो वैल्यू ऑफ आई, नो वैल्यू ऑफ आई, नो वैल्यू ऑफ आई, आई इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। ये हमको पता है क्यों नहीं होता है, तो हमने 0 को हटा दिया। देख लो एक बार, किसी को पूछना है पूछ लो, इसमें कुछ डिस्कस करना है। किसी को लग रहा है कि सर आई की ये वैल्यू डाल दो, -1 डाल दो, +1 डाल दो, आ जाएगा आंसर, तो नहीं आएगा। करके देख लो बेशक। ये जो आंसर है यहां से अगर आप देखेंगे आपको नंबर चाहिए बिटवीन 0 and 1, तो यू विल से आई कैन बी इक्वल टू +1। इफ आई इज इक्वल टू +1 योर एफ विल बी इक्वल टू -1 प्लस √5 by 2। तो आपका एफ भी आ गया और आई भी आ गया, तो एक्स विल बिकम आई प्लस एफ विच इज -1 प्लस √5 by 2 +1। तो योर आंसर विल बी √5 + 1 by 2। ये है बच्चों आपका आंसर इस क्वेश्चन का। इसके अलावा और किसी भी वैल्यू एक्स के लिए ये तीनों नंबर्स जीपी में नहीं हो सकते। इसको ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी मैं कहूंगा एडवांस लेवल का है। ये होते हैं बच्चों एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। तो अगर फंडे क्लियर होंगे तो यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। मुश्किल नहीं होते हैं, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए और देखो आपको भी समझ में आएगी ये बात। जो क्वेश्चन मैंने घर के लिए दिए थे, अगर आप उन क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करोगे, अच्छे से अपनी एनर्जी नहीं लगाओगे, पूरी जान नहीं लगाओगे और ऐसी क्लास में आ जाओगे अटेंड करने, तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी जब तक ऑनलाइन चल रहा है तो आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करने हैं अपने एंड पे, और उसके बाद ही कोई फायदा होगा क्लास करने का अगली।
जब ऑफलाइन होगा तब की बात अलग है, तब हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आजकल थोड़ा ध्यान रखो, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अगर मुश्किल लग रहे हैं ये क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, इन क्वेश्चंस का जो बेसिक टॉपिक है, बेसिक कंसेप्ट है, उसको किताबों से पढ़ो और अच्छे से रिवाइज करो। पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है तो अब इसमें, इस वाले क्वेश्चन में। बोलो बच्चों। बोलो भाई, किसी को पूछना है कुछ? No, sir. ठीक है, चलो मैं अगले पे जा रहा हूं फिर। अगला जो था, अब मेरे ख्याल से बच गए तीनों क्वेश्चन इनइक्वालिटी के। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले हमने देख लिए। नाउ वी आर फॉर द इनइक्वालिटी क्वेश्चन। बच्चों देख लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो एक बार, अदरवाइज आई विल मूव। चलो लेट्स मूव। अब बच्चों मैंने आपको इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन तो सिंपल सा था, पहले वही देख लेते हैं जो सबसे सिंपल सा था, विच वाज एक्स क्यूब इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 टू द पावर 3 एंड 3x माइनस 8 टू द पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन। क्या आंसर है भाई, बोलो बोलो। 0 to 3, 0 close और 3 open यूनियन। बोलो, x 0 to 3 क्लोज है दोनों? 3 open 0 close। 3 ओपन 0 क्लोज और सर एक यूनियन 4 यूनियन 4। ठीक है, तो आंसर क्या है क्वेश्चन का? -8/3। -8/3। यस। अच्छा, -8/3। अरे तूने देख, ये गलती करेगा। एक मिनट बता, कौन सा बच्चा जिसने आंसर बोला है, नाम बताओ पहले। गोविंद। प्रवीण? सर गोविंद। गोविंद? भाई गोविंद, एक बात बता, तेरा मैथ अच्छा है, तूने पहले वाला क्वेश्चन भी कर लिया था, ये भी कर लिया, लेकिन तू पता है इस क्वेश्चन को जानते हुए भी तू 0 नंबर लाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि तू ये नहीं देख रहा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्या पूछा क्वेश्चन ने, जरा बताइए मेरे को। देख यहाँ लिखा हुआ है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, और तूने एक्स की वैल्यू निकाल दी है। तेरे को ये थोड़ी करना है, तेरे को आंसर क्या देना है? आंसर देना है कि सर एक्स की 1, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 4, ये 4 वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, आंसर 4। आंसर 4 है इसका। यस सर। तो उसी हिसाब से आंसर देना है तेरे को, ठीक है? क्वेश्चन में आएगा ये मत लिख के आइयो, 4 लिख के आइयो। चलो गोविंद का हो गया ये वाला क्वेश्चन, बाकी किसी बच्चे का हुआ ये? यस सर। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर 4 है, और जो कहां से आएगा ये आंसर वो वही है जो अभी गोविंद ने बोला था। देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर वाला फैक्टर है उससे फर्क नहीं पड़ता। 2x माइनस 3 जो है वो स्क्वायर में है, तो 2x माइनस 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही फर्क पड़ेगा कि x इक्वल टू 3/2 एक रूट होगा, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट है 3/2, तो x इक्वल टू 3/2 पे फंक्शन 0 हो जाएगा। लेकिन लेकिन उसके अलावा साइन स्कीम में वेवी कर्व इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर इवन है। जब भी पावर इवन होती है तो फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इससे सिर्फ ये चीज आ जाएगी कि x इज इक्वल टू 4 विल आल्सो बी अ सॉल्यूशन। x इक्वल टू 4 इज अ सॉल्यूशन, ये पता चल जाएगा x माइनस 4 टू द पावर 6 वाले फैक्टर से। x माइनस 3 टू द पावर 3, दिस इज सेम एज x माइनस 3 एज फार एज इट्स इफेक्ट इज कंसर्न। इसका इफेक्ट उतना ही रहेगा जिससे x माइनस 3 का रहेगा। 3x माइनस 8 टू द पावर 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये पड़ेगा कि x इक्वल टू 8/3 भी एक सॉल्यूशन है। हमारे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहिए। ये जो कुछ मैंने बोला है ये क्लियर है सबको? बच्चों ये जो चीजें मैंने बोली है यहाँ पे, ये जो लिखी हुई है सारी, ये सब क्लियर है फंडे? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इनइक्वालिटी के फंडे में, इन चीजों से रिलेटेड? बोलो। जो भी इवन पावर होती हैं उनका इनइक्वालिटी पे फर्क इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ एक ही चीज होती है कि वो इवन पावर का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एक सॉल्यूशन होता है, बस उसके अलावा नहीं होगा। तो ये जो पूरा का पूरा इनइक्वालिटी लिखी हुई है इतनी लंबी चौड़ी, दिस इनइक्वालिटी इज इक्विवेलेंट टू, दिस इनइक्वालिटी इज इक्विवेलेंट टू, this can be replaced by x divided by x minus 3
लेस देन इक्वल टू 0। आंसर x इज इक्वल टू 4, ये भी लिखना है, x इज इक्वल टू 4 इज आल्सो सॉल्यूशन। बस ये ऐड जरूर करना है क्योंकि ये भी होगा। बच्चों ये बताओ, ये समझ में आ रहा है? ऊपर वाली को मैंने नीचे वाली में रिड्यूस कर दिया। बच्चों ये चीज आपको क्लियर है? मैंने ऊपर वाली इनइक्वालिटी को नीचे वाली इनइक्वालिटी में रिड्यूस कर दिया। यस सर यस। बस अब इसको सोल्व कर लो। तो इसको सोल्व करोगे तो यू विल से कि सर ये 0 हो गया और ये 3 हो गया, वेवी कर्व बना दो। तो वेवी कर्व से आपको वही आंसर आ जाएगा जो हमारा दोस्त बोल रहा था। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 0 to 3 यूनियन 4। बस -8/3 एक और पॉइंट आ जाएगा क्योंकि वो पॉइंट हो नहीं सकता। तो ये बनेगा आपका आंसर। तो इसको देख के आप कह सकते हैं कि 4 इंटीजर ऐसे होंगे जहां पे सोल्यूशन आएगा। कौन कौन से? 0, 1, 2 और 4। ये 4 इंटीजर हैं जहां जहां पे इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। एक बार देख लो, जिन भी बच्चों को नहीं हुआ है और जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनको अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो इसमें। और ये मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों ये लेक्चर्स अटेंड करना, चाहे आराम से कर लेना अपने टाइम पे, लेकिन ये इंश्योर करके आना कि जब हम मिलेंगे तो तुमको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर नहीं होंगे ज्यादा क्लियर तो मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा, लेकिन कम से कम एक लेवल पे अपने आप से पढ़ के तो आओ, पढ़ के तो जरूर आना। और जो नहीं समझ में आता मुझसे पूछ लिया करो बच्चों। चलो आगे बढ़ूं। चलूं अगली पे। यस भाई सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगली 2 इनइक्वालिटी थी, दोनों अच्छी थी। मैं उनमें से अभी एक उठा रहा हूं और जो दूसरी है वो मेरे ख्याल से तुम लोग आराम से ट्राई कर सकते हो समझने के बाद ये वाली। और अगर कहोगे तो मैं दूसरी भी अभी सॉल्व कर दूंगा। पहले मैं एक पिक कर रहा हूं समझाने के लिए। ये है e⁻x-1। मैंने कहा था एनालाइज करो, लेकिन ये वाली पूरी की पूरी सॉल्व हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन्होंने भी इसका आंसर निकाला है वो एक बार मुझे इसका आंसर डिस्कस कर लें, और उसके बाद मैं इसके फंडे बता देता हूँ तुम लोगों को, जिससे आइडिया लग जाएगा। और ये वेवी कर्व वगैरह अपनी किताबों में पढ़ लो, अच्छे से मिल जाएगा हर किताब में। ये थी बच्चों इनइक्वालिटी। मैंने कहा था एनालाइज, लेकिन अगर किसी ने इसकी निकाली है एक्स की वैल्यूज, सॉल्व किया है और आंसर आया तो बता दो एक बार। करा है किसी ने ये वाला? -∞ to -1 यूनियन 3/2 to infinity। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। कौन है दोबारा? गोविंद है क्या? क्या था बच्चे, नाम क्या था जिसने बोला आंसर? शिवम सिंह। हाँ गोविंद है। अरे किस बच्चे ने आंसर दिया भाई? मैंने ना जूम नहीं खोला हुआ, मैं ये वन नोट में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैंने देखा नहीं किसने बोला। किसने बोला बेटा? शिवम सिंह। शुभम सिंह, ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी बच्चों का हुआ नहीं हुआ? देख लो एक बार कैसे करेंगे सब लोग, इसका आंसर देख लो। और बच्चों इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, उसी कंसेप्ट को कराने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। देखो कैसे होगा। अब ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इस इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व करना है, ठीक है? अच्छे से समझ लेना बच्चों, क्योंकि ये वाला हो जाएगा ना तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने आप। तो इसमें अगर आप देखें ex-1, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ क्या है पहले? 0। क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही। तो e⁻x-1 का जो क्रिटिकल पॉइंट है, अगर e⁻x-1 को रिप्लेस करना है तो किससे रिप्लेस कर सकते हैं? x से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इनइक्वालिटी में अगर x होता है इसका मतलब क्या होता है? 0 क्रिटिकल पॉइंट है। ये क्लियर है सबको? पहले ये बताओ। बच्चों e⁻x-1 कैन बी रिप्लेस्ड बाय x, क्योंकि e⁻x-1 का क्रिटिकल पॉइंट भी 0 है और x का क्रिटिकल पॉइंट भी 0 है। क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। क्योंकि जहां पे x नेगेटिव होगा वहीं पे भी e⁻x-1 भी नेगेटिव होगा। जहां पे x पॉजिटिव होगा वहां पे e⁻x-1 भी पॉजिटिव होगा, और जहां पे x 0 होगा वहां पे e⁻x-1 भी 0 होगा। पहली बात। दूसरी बात, 2x-3 का क्रिटिकल पॉइंट 2x-3 3/2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला देखते हैं x² प्लस x प्लस 2। ये जो x² प्लस x प्लस 2 है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका मतलब x² प्लस x प्लस 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्लियर है सबको? यस सर। इसका मतलब है x² प्लस x प्लस 2 इनइक्वालिटी में रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस कैन बी रिमूव फ्रॉम इनइक्वालिटी बिकॉज दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी
पॉजिटिव, पहली चीज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी चीज, साइन एक्स माइनस टू का कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, क्योंकि साइन एक्स माइनस टू हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो साइन एक्स माइनस टू विल ऑलवेज बी लेस देन जीरो। दैट मीन्स दिस कैन बी रिप्लेस्ड, this can be removed from the inequality. The only thing is this is always negative, so if you remove it from the inequality you will change the sign of inequality. Is this clear? Yes, sir. बस हो गया। So after looking at these three functions I can say that this inequality, given inequality, can be replaced by e power x minus 1 की जगह x रख दिया मैंने, 2x minus 3 को मैंने कर दिया x minus 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू को मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। साइन एक्स माइनस टू को मैंने रिमूव कर दिया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दूंगा, एक्स प्लस वन रहेगा एक्स प्लस वन और एक्स रहेगा एक्स, तो दिस विल बिकम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इनइक्वालिटी, ओरिजिनल इनइक्वालिटी, इज सेम एज दिस न्यू इनइक्वालिटी। पहले मुझे ये बताओ, इज दिस फंडा क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर ये क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा, बोलो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो बच्चों पहले यहाँ पे, फिर मैं आगे चलता हूं। बच्चों बोलो ना यार। अगर दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो पूछो मुझसे, और अगर क्लियर है तो बोलो कि सर क्लियर है, मैं आगे चलूं फिर। सर क्लियर है। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, मान लेता हूं कि नहीं है। नाउ तो ये जो x है ये x कैंसिल हो सकता है क्योंकि ऊपर भी है नीचे भी है। द ओनली थिंग इज इफ वी कैंसिल द x देन आंसर कैन नॉट कंटेन x इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमने x को कैंसिल किया है तो x जीरो नहीं हो सकता। तो दिस इनइक्वालिटी विल बी सेम एज दिस इनइक्वालिटी, x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये बन जाएगा। द ओनली थिंग इज यहाँ पे आ जाएगा x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, तो इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो यू विल कैसे से सर -1 है और 3/2 है, ये सर ग्रेटर देन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 3/2 से इंफिनिटी। जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो जीरो है ही नहीं, जीरो होता तो जीरो को रिमूव कर देते। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर आप में से किसी को कोई भी इसमें दिक्कत आ रही है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो प्लीज मुझसे पूछ लो, मैं यहाँ पे रुका हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, किसी को भी पूछना है तो पूछो, वरना मैं आगे चला जाऊंगा अब। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे चल रहा हूं, इसका मतलब है। बच्चों वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को इसमें कोई डाउट ना आ रहा हो यार। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये ऑनलाइन मीडियम की प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रही चीजें, या पूछ नहीं रहे हो, क्या चक्कर है? किसी को तो कोई तो डाउट आ रहा होगा इसमें। सर समझ आ रही है सर। नो सर समझ आ गया। समझ में आ रहा है अरे सर। वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चों, अगर सर ये समझ में आ रहा फर्स्ट टाइम में ही हो गया था। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया तो नथिंग लाइक दैट, वेरी गुड। चलो फिर लेट्स प्रोसीड। अगला क्वेश्चन जो है फिर मैं वो भी कर ही देता हूं, और अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो उसको दोबारा ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने बोला था, इसमें एनालाइज करने को बोला था मैं आपको ना, एक इनफैक्ट जिन लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है, जिनका हो गया है, एनालाइज करने को बोला था मैंने, लेकिन मैं एक क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अगर दोबारा करना चाहें तो दोबारा कर सकते हैं अटेम्प्ट। क्वेश्चन ये था, पहले एक बार लिख देता हूं पूरा का पूरा। मैंने कहा था कि इस वाले फंक्शन को एनालाइज करो, इस वाली इनइक्वालिटी को। ये क्वेश्चन भी आईआईटी में या कहीं तो किसी पेपर में तो आया था। तो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा क्वेश्चन जो आया था पेपर में वो थोड़ा अलग था, वो क्लोज था। मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा ओपन एंडेड था कि इसको एनालाइज करो। तो जो क्वेश्चन था वो था कि फाइंड एक्स को फाइंड करना था 0 से 2 पाई में, कि 0 से 2 पाई में एक्स कहां से कहां तक होगा। एक्स बिलोंग टू 0 to 2 पाई है, तो क्वेश्चन ये था कि इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन था, देन सॉल्व फॉर एक्स। तो ये हो जाएगा आराम से, क्योंकि अगर आपको इंटरवल दे दूंगा मैं कि 0 से 2 पाई में निकालो, या मैं बोल दूं 2 पाई से 4 पाई में निकालो, तो आप सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज अगर मैंने इंटरवल नहीं दिया, जैसे लास्ट क्लास में मैंने ये नहीं दिया था, लास्ट क्लास में मैंने ये डिब्बा नहीं लिखा था, सिर्फ ये लिखा हुआ था, सिर्फ ये चीज दी थी मैंने, और ये जो डिब्बे में लिखा है ये नहीं दिया था कि 0 से 2 पाई है। तो उस केस में आप सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं। तो एनालाइज करते हैं पहले, सेम पिछले बार की तरह। तो 2x - 1 क्रिटिकल पॉइंट। इनफैक्ट ये तो मैंने आपसे शुरू में डिस्कस भी कर लिया था जब दे रहा था मैं क्वेश्चन, कि भाई ऐसे ऐसे करके एनालाइज कर सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0, दैट मींस दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय x - 1, because 2 power x - 1 will essentially, as far as sign of the inequality is concerned, it will behave exactly similar to
x माइनस 1। क्लियर है ये चीज? सर एक्स की तरह बिहेव करेगा। एक्स सॉरी 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 बेटा, सॉरी, एक्स की तरह बिहेव करेगा। सॉरी, एक्स की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल सही है। एक्स पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव होगा, एक्स जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, बिल्कुल ठीक है। 3 पावर x माइनस 9 का क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 2, सो दिस विल बिहेव लाइक x माइनस 2। जैसे x माइनस 2 बिहेव करेगा वैसे ही 3 पावर x माइनस 9 बिहेव करेगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। साइन एक्स माइनस कोस एक्स को छोड़ देते हैं, बिकॉज साइन एक्स माइनस कोस एक्स कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, इस तरीके से बिहेव करेगा। उसको देखते हैं अभी। 5 पावर x माइनस 1 will again critical point is x equal to 0. This will also behave like x only. So that basically means our given inequality can be transformed into a new inequality, which is this, which is x minus x square into x minus 2 into sin x minus cos x is less than 0. Is this clear? पूछो, बोलो, ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब इसमें एक्स स्क्वायर की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि एक्स स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो स्क्वायर है। सिर्फ ये हो जाएगा एक्स जीरो नहीं होगा, और जीरो की जरूरत भी नहीं है। लेस देन जीरो चाहिए तो एक्स जीरो नहीं होगा। हटा दिया उसको मैंने, एक्स स्क्वायर को हटा दिया यहाँ से। एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, बस एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करूं? अब बताओ क्या करें, सोचो जरा। क्वेश्चन याद रखना, क्वेश्चन है कि एक्स जीरो से 2 पाई है, आंसर निकालना है। 0 से 2 पाई में वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स कौन कौन सी होंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इनइक्वालिटी को? बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे बच्चों, सोचो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का साइन देखेंगे अलग अलग इंटरवल पे। और ठीक है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, अब इसमें आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। इसमें आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। पहला केस होगा x बिटवीन 0 एंड 2, ये बनेगा आपका पहला केस। पहला केस आप कहेंगे कि x जो है आपका 0 से 2 के बीच में है, ये हो गया आपका पहला केस कि सर जो x को है मैं 0 से 2 ले लेता हूं। दूसरा केस बनेगा आपका x को 2 से लेकर 2 पाई के बीच में लेंगे आप। ये बनेगा बच्चों दो केस। सबसे पहले तो ये समझ लो आप अच्छे से, क्लियर है ये चीज? क्योंकि जब x तुम्हारा 0 से 2 होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो इनइक्वालिटी हो जाएगी उस केस में sin x माइनस cos x। अगर तुम्हारा x 0 से 2 हुआ, अगर x 0 से 2 हुआ तो sin x माइनस cos x जो है उसकी इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी? ग्रेटर देन 0। ये तो क्लियर होगा, दिख रहा होगा सबको? यस सर। और दूसरा केस जो है अगर वो होगा तो उस केस में हो जाएगा sin x माइनस cos x विल बी लेस देन 0। तो ये दो केस बनेंगे बच्चों। अब क्या करें इसके आगे? यहां पहले ये बताओ ये क्लियर है सबको अब तक जो मैंने करा है? अगर किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो एक बार। सर हम लोग sin x माइनस cos x का क्रिटिकल पॉइंट क्यों नहीं निकाल रहे हैं? बच्चे sin x माइनस cos x का क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? 0 से 2 पाई में sin x माइनस cos x के 2 या 3 क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट है। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो sin x माइनस cos x जो है उसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू पाई बाय 4 भी है, उसका क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 5 पाई बाय 4 भी है, उसका क्रिटिकल पॉइंट मतलब ऐसा नहीं है कि उसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, उसके मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट है। तो मैं उसको सीधा एनालाइज नहीं कर सकता क्योंकि वो इंटरवल्स पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो x माइनस 2 है इसका क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही है, x इक्वल टू 2। तो मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से दूसरे के वैल्यूज को चेक करके आंसर निकाल सकता हूँ। इसका क्रिटिकल पॉइंट लूंगा तो फंस जाऊंगा क्योंकि मल्टीपल क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, तो कौन सा लूंगा? इसका एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट ले लिया मैंने और इसलिए दो केस बना लिए, केस 1 और केस 2, और दोनों केस को मैं अलग अलग सॉल्व कर लूंगा। समझी? यस सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है इसमें? पूछो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो तो अब क्या करें? अब तो काम मेरा सिंपल हो गया भाई। अब मुझे पता चल गया कि मुझे 0 से 2 में ये देखना है sin x cos x, sin x माइनस cos x कहां पे पॉजिटिव है, और उसके बाद 2 से 2 पाई में देखना है sin x माइनस cos x कहां पे नेगेटिव है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां बना रहा हूं ग्राफ, और मैं ग्राफ बना रहा हूं sin x का और cos x का। तो ये हुआ मेरा पाई, ये बनाया मैंने पाई, ये बनाया मैंने 2 पाई, ये बनाया 3 पाई बाय 2, और ये बनाया पाई बाय 2। अब मैं इसके ऊपर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना सारी चीजें। ये बना मेरा x इक्वल टू 1 की लाइन, और ये बनी मेरी x इक्वल टू -1 का लेवल। ठीक है, अब तुम्हारा बना sin x, तो तुम्हारा sin x हो गया ऐसा, ये हुआ तुम्हारा sin x, और sin x के बाद ये हो गया तुम्हारा sin x, ये हो गया तुम्हारा sin x। ये बन गया बच्चों 0 से 2 पाई में sin x। अब मैंने एक काम किया, मैंने इसी ग्राफ पे
एक और ग्राफ सुपर इम्पोज किया विच इज कॉसेक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने किया ये कॉसेक्स, तो ये बना मेरा कॉसेक्स, ये ऐसे करके ऐसे आया यहाँ पे, यहाँ से ये यहाँ चला गया, और यहाँ से ये यहाँ से -1 cos x इज -1, देन यहाँ पे मिल जाएगा, देन यहाँ पे π/2 पे 0 हो जाएगा, और इस पे ये 1 हो जाएगा। ये बन गया बच्चों मेरा cos x का ग्राफ। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा cos x का ग्राफ है ये। तो दिस इज cos x एंड द रेड इज sin x। कोई भी चीज समझ ना आ रही हो तो पूछ लेना। ये ग्राफ हम आराम से करेंगे डिटेल में, अभी मैंने ग्राफ शुरू नहीं किया है, इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास से ग्राफ ही शुरू हो रहा है हमारा, लेकिन अभी ये सब तुमको बेसिक्स तो पता ही है। अब बच्चों हमारा जो दूसरी चीज आ रही है इसके अंदर, वो आ रही है x = 2 की लाइन, क्योंकि x = 2 से पहले मुझे अलग चीज देखनी है और x = 2 के बाद मुझे अलग देखना है। तो x = 2 कहां पे होगा, पाई होता है 3.14 और π/2 होगा 1.57, तो 1.57 3.14, तो लेट्स से दिस इज x = 2। तो ये बना दी मैंने x = 2 की लाइन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फॉर x बिटवीन 0 to 2 आई नीड टू सी वेयर sin x - cos x इज ग्रेटर देन 0। sin x - cos x इज ग्रेटर देन 0 बिटवीन x2, ये रहा, ये मैं मार्क कर रहा हूं, sin x - cos x इज ग्रेटर देन 0। sin x - cos x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, sin x शुड बी ग्रेटर देन cos x। ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ए क्या है, बोलो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए इज π/4, सबको दिख रहा होगा। उसके बाद ये आ जाएगा पॉइंट बी यहां तक, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू π/4 से 2। बताओ क्लियर है ये चीज की नहीं है, पहले ये बताओ, उसके बाद आगे चलूंगा, पूछो जो पूछना है। बच्चों बोलो। क्लियर है सर। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट 2 पे भी क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि 2 पे sin x और cos x नहीं क्लोज आएगा, साइन हाँ क्लोज आएगा, क्योंकि 2 पे sin x cos x के ऊपर है, पॉजिटिव है sin x - cos x। इसका आंसर बताओ दूसरे वाले का, पार्ट 2 का आंसर बताओ। जब x 2 और 2 के बीच में तो क्या आंसर होगा, यहां से शुरू होगा, ये रहा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, यहां से लेके जाएगा sin x ग्रेटर देन cos x, कहां तक, 2 सर 5π/4, 2π। बहुत बढ़िया, पॉइंट बी आएगा 5π/4, पाई प्लस π/4, तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 5π/4, 5π/4 से लेके और 2π तक। सर यहाँ नहीं। 2 के साथ एक मिनट गलती हो गई है, 2π पे ये 1 हो जाएगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, सर 2 के साथ क्लोज इंटरवल क्यों है? बेटा 2 के साथ क्लोज इंटरवल इसलिए है क्योंकि 2 पे sin x cos x से ऊपर है। इनफैक्ट 2 को यहां लगा लो, 2 को यहां लगा लो, 2 को ओपन यहां लगा लो, 2 को क्लोज यहां कर दो, जहां मर्जी कर लो, मतलब 2 से फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, समझ गया। अब ये बताओ कि ये 5π/4 से लेके कहां तक जाएगा, 5π/4 से लेके यहां से शुरू होगा ये, और sin x cos x से ऊपर होना चाहिए बेसिकली। एक मिनट अंडू कर दूं, अंडू, हाँ sin x cos x से ऊपर होना चाहिए। sin x 2π/4, 5π/4 से लेके बच्चों 5π/4 से लेके 2π तक ऊपर रहेगा, तो आंसर हो गया 5π/4 से लेके 2π। ये आंसर आएगा बच्चों इस क्वेश्चन का। तो पूरा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल π/4 से लेके 2, क्योंकि 2 पे भी ऊपर है, यूनियन 5π/4 से लेके, एक मिनट, हाँ ठीक है 2π से कम है, और sin x cos x से ऊपर ही है, sin x cos x से ऊपर है, हाँ ठीक है 2π। ये आंसर होगा बच्चों इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से। किसी को कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो कर लो एक बार, बोलो बच्चों। सर ओपन टू होगा ना, क्योंकि इनइक्वालिटी 0 को होल्ड नहीं कर रही। बेटा दोबारा बोलो एक बार, बच्चों दोबारा बोलो, सुनाई। होगा हाँ ना, क्योंकि अगर सर इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है 2 रखने पे, क्योंकि लेस देन 0 है। x - 2 पे, हाँ 2 ओपन होगा बच्चा, 2 ओपन होगा, 2 क्लोज होगा। एक मिनट, अगर 2 क्लोज कर दूंगा तो इसका मतलब 2 पे भी वैलिड है, लेकिन अगर मैंने यहाँ 2 डाल दिया तो वो लेस देन 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और मुझे चाहिए लेस देन 0, तो लेस देन 0 नहीं आएगा, तो बिल्कुल सही है, ये 2 पे ओपन होगा बेटा, बिल्कुल ठीक है, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट। π/4 पे क्लोज होगा, ये बनेगा बच्चों, π/4 पे क्लोज होगा, 2 पे ओपन होगा। बच्चे 2 पे ओपन क्यों होगा, 2 पे ओपन इसलिए होगा क्योंकि अगर हमने इस इक्वेशन में 2 डाल दिया, अगर हमने इस ओरिजिनल इक्वेशन में 2 डाल दिया बेसिकली इसमें, तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, और मुझे चाहिए लेस देन 0, इसलिए 2 ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। सर π/4 पे भी तो 0 हो रहा है। कहाँ पे, π/4 पे? यस सर। हाँ 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 ठीक है, लेस देन 0 है, इक्वलिटी नहीं आएगी, π/4 पे भी 0 से ऊपर आएगा, बिल्कुल ठीक है, π/4 भी नहीं आएगा, π/4 पे 0 हो रहा है। अगर 0 होती,
अगर इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी भी होती, लेस देन इक्वल टू 0, तो π/4 और 2 दोनों पे ओपन हुआ था। सिमिलरली ये भी हट जाएंगे ओपन वाले, क्योंकि इन पॉइंट्स पे भी 0 हो रहा है, मुझे 0 नहीं चाहिए, तो ये भी ओपन हो जाएंगे भाई, देख लो, ये भी ओपन हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएगा। x -2 है, और x अगर 2 नहीं हो सकता, 5π/4 से लेके 2π तक। सर वहाँ cos पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? cos 5π/4 cos मतलब cos के आगे वाला साइन। 5π/4 बेटा ये है 5π/4, तो cos 5π/4 और sin 5π/4 दोनों सेम है, तो 0 हो जाएगी वैल्यू, इसलिए नहीं आएगा। 2π पे कोई दिक्कत नहीं है, 2π पे क्लोज रहेगा। ये देख पॉइंट बी है 5π/4, पॉइंट बी इज 5π/4, तो पॉइंट बी पे sin x और cos x दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो फंक्शन 0 हो जाएगा, मुझे 0 नहीं चाहिए, ओके सर। इसलिए 5π/4 पे ओपन हो जाएगा। समझ गया? जी सर। हाँ, ये ओपन क्लोज थोड़ा ध्यान रखना भाई। अच्छा 2π पे क्या रहेगा? 2π पे क्लोज ही रहेगा भाई, 2π पे पॉजिटिव है वो चीज, 2π पे क्लोज रहेगा, बाकी सब ओपन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, एक बार देख लो, और दोबारा कुछ पूछना है तो पूछ लो। इसका ये आंसर होगा मेरे हिसाब से, ये आंसर होगा इसको। देख लो बच्चों, किसी को डिस्कस करना है तो कर लो एक बार। बोलो बच्चा पार्टी, ठीक है या कुछ पूछना है? बच्चों किसी को पूछना है कुछ? समझ आ गया। ठीक है, तो मैं बच्चों अगली क्लास शुरू कर रहा हूँ ग्राफ से। ग्राफ मेरे हिसाब से सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जो आईआईटी में यूज होगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो नेक्स्ट क्लास में ग्राफ से शुरू कर रहा हूँ, सब लोग बेसिक ग्राफ अगर देख सकते हैं किताबों से देख लेना, नहीं तो मैं कराऊंगा वैसे। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट फंक्शन का है? वैल्यू बोलो। फ्लक्चुएट करने लगे तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? फंक्शन का वैल्यू फ्लक्चुएट करने लगे तो उसे कैसे सोल्व करेंगे, क्या मतलब हुआ इसका? मुझे कोई क्वेश्चन लेके आ, क्वेश्चन बता, उससे मैं बताऊंगा। फंक्शन का वैल्यू तो फ्लक्चुएट करता ही है, अगर तेरा ये फंक्शन है तो फ्लक्चुएट ही तो कर रहा है हर जगह। तो हर क्वेश्चन में फंक्शन फ्लक्चुएट करता ही है, फंक्शन सेम थोड़ी होता है। या तू अगर ये बोल रहा है तो बात अलग है, पीस वाइज फंक्शन किधर कहीं पे है। अगर इस टाइप से अलग अलग फंक्शन है स्टेप वाइज, पीस वाइज फंक्शन तो अलग बात है, वरना फंक्शन का वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है क्या मतलब है? फ्लक्चुएट तो करता ही है। साइन एक्स का फंक्शन है, वाई इक्वल टू साइन एक्स, लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है वो। क्या पूछना चाह रहा है? समझ गए सर। ठीक है, स्पेसिफिक क्वेश्चन लाइए जो बोल रहा है, उससे क्लियर हो जाएगा क्या पूछ रहा है। तो बच्चों किसी को अगर कुछ पूछना है अभी जो मैंने डिस्कस किया तो एक बार पूछ लो, नहीं तो मैं इस सेशन को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और अगली क्लास में मैं आप लोगों को ग्राफ्स कराऊंगा। ग्राफ से शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर। इसकी रिकॉर्डिंग मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, आप लोग देख लीजिएगा आराम से। बोलो, पूछना है कुछ किसी को कि कर दूं बंद? बोलो बच्चों। सर हाँ बोलो मुफिजुल। सर जो टाइमिंग से रिलेटेड था ये, मतलब लेक्चर में इनिशियली, मतलब मैंने लेट ज्वाइन किया था ड्यू टू नेटवर्क इशू, तो वो हाँ रिकॉर्डेड लेक्चर में होगा? हाँ हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में पूरा होगा बेटा, पूरा होगा। मैं अभी ओके कर दूंगा, सर। डाल दूंगा, देख लेना। और जिन भी बच्चों ने बाद में ज्वाइन किए हैं ना क्लासेस, वो सारे के सारे मेरे वीडियो लेक्चर देख लेना, सबको पता है यूट्यूब चैनल है उस पर देख लेना, और बाकी भी कुछ देखना हो तो देख लेना वहां पे। नेक्स्ट क्लास में मैं ग्राफ शुरू कर रहा हूँ। इनफैक्ट प्रीवियस बैचेस को जो मैंने ग्राफ करा रखे हैं वो वहां पे ऑलरेडी है उनके लेक्चर्स। तो अगर किसी को रिवाइज करना हो या किसी को देखना हो एक बार कि सर क्या पढ़ाएंगे, या किसी को आता है ग्राफ और वो रिवाइज करना चाहता है, तो मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी देख सकता है। ओके चलो, सर। और पूछना है कुछ किसी को? नो सर। ठीक है बच्चों, फिर चलो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। ऑल द बेस्ट है, खुश रहना, मिलते हैं Thank you, जल्दी sir. से जब भी Thank you, फिजिकली क्लास sir. शुरू होती है। हाँ बोलो बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, खुश रहना सब लोग। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।